नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि पोर्टफोलियो प्लानिंग में, पोर्टफोलियो बिल्डिंग में उनकी मदद कर सकें। यानी आपको कोई भी समस्या है, अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप योर मनी में शामिल होकर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में? नोट कीजिए तरीका। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा अपने सवाल आप हमें ईमेल के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारी है yourmoney@nw18.com। आप ट्विटर पे जाएं, फेसबुक पर जाएं, CNBC आवाज के हैंडल पर, तो वहां पर अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्क योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। मिस्टर रुंगटा, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज तो लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और शायद बहुत डिफिकल्ट भी होगा आंसर करना, कि करंट मार्केट सिनेरियो में अपने पोर्टफोलियो को लेकर करें क्या। क्योंकि सबसे पहले जो आम इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पैनिक करते हैं। अब जैसे वेस्ट एशिया में वॉर का माहौल बना हुआ है, इक्विटी मार्केट्स जिस तरीके से बेहाल हैं, एक डर हर किसी को है अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि एक आम इन्वेस्टर की क्या अप्रोच होनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो को लेकर, जब इस तरीके के डाउनसाइड या लगातार गिरावट या एक सेल ऑफ मार्केट्स में देखने को मिल रहा हो? दीपाली, देखिए, आपने जो सवाल पूछा है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे एक सीरियस इशू है। क्यों? क्योंकि जब हम इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज जो मार्केट गिर रहा है तो उनके पोर्टफोलियो हेवी नेगेटिव लॉसेस में दिख रहे हैं। तो देखिए दीपाली, जब हम पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, हमने एम्फसाइज किया है कि आप एसेट एलोकेशन पे ध्यान दें। अब एसेट एलोकेशन क्या होता है कि जब आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग बास्केट्स में स्प्रेड करते हैं। एक हिस्सा आपका इक्विटी में जाता है, एक डेट में जाएगा, एक प्रेशियस मेटल्स होगा, या और कोई प्रोडक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में रहते हैं। अब ये एलोकेशन कैसे डिसाइड होता है? जब आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म गोल्स हैं, आप वो हाइब्रिड या तो डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड इस तरह से अगर आपने सही तरीके से एसेट एलोकेशन किया है और अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, तो आज जो मार्केट में उतार चढ़ाव आ रहे हैं उससे आपको कोई बदलाव करने की आपके पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं होगी। अगर आपने एसेट एलोकेशन प्लान सोच के शुरू किया, लेकिन बीच में आपने मार्केट को देखते हुए अपना एलोकेशन चेंज कर दिया, उदाहरण के रूप में आपने शुरू किया था, मान लीजिए 70% इक्विटी, 20% डेट एंड 10% प्रेशियस मेटल्स। लेकिन क्योंकि पिछले 2 साल में आपने प्रेशियस मेटल्स में बहुत अच्छी तेजी देखी है, तो आपने अपना सारा इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रैटेजी था वो चेंज करके, अगर आपने प्रेशियस मेटल्स की तरफ अपना एक्सपोजर ज्यादा बढ़ा दिया, या अदर वे अराउंड कि आपने इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ा दिया 2020 से 24 की तेजी देखते हुए, तो तब आपको आज की तारीख में घबराहट होगी। लेकिन अगर आपने एसेट एलोकेशन प्लान के बेसिस पे किया है, तो ये उतार चढ़ाव उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। आप जब डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि कभी कुछ खराब होगा, कभी कोई दूसरा आपको सपोर्ट देगा वगैरह। तो ये बहुत जरूरी है कि एसेट एलोकेशन प्लान को आप मेंटेन करें। नहीं है तो वैसा बनाइए अभी। आई थिंक करंट सिचुएशन में इक्विटी से बाहर रहना कंप्लीटली समझदारी नहीं होगी। तो आपको एसेट एलोकेशन आपका ध्यान रखते हुए कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो करिए आप। अच्छा, दो तीन चीजें और यहाँ पर हैं जो आपसे समझनी है। एक एक करके मैं पूछ लेती हूँ। आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, वो बताइए मिस्टर रुंगटा। अब दूसरी बात, उन इन्वेस्टर्स को क्या करना है जो फिलहाल एक्सपैंड करने का सोच रहे थे, पोर्टफोलियो वाइज, एलोकेशन वाइज। जब इस तरीके की गिरावट हो तो क्या करना चाहिए? थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए कि मार्केट स्टेबल हो जाए तब फ्रेश डिप्लॉयमेंट करें, या फिर लमसम इस तरीके की डिप मिले तो लमसम डिप्लॉय करें, या सिर्फ सिप के थ्रू ही जाना सेफ रहेगा? क्या एग्जैक्ट अप्रोच होनी चाहिए नए एलोकेशन के लिए, या फिर एलोकेशन इंक्रीज करने के लिए अगर कोई इन्वेस्टर प्लान कर रहा है? तो दीपाली, देखिए, इस चीज के लिए ना हम इन्वेस्टर्स को 2 कैटेगरी में बांटेंगे। एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो रिस्क एपिटाइट उनकी बहुत ज्यादा है। वो मार्केट की फंक्शनिंग को समझते हैं, जो मार्केट के न्यूआंसेस होते हैं वो उसे अच्छी तरह समझते हैं, और उनका लॉन्ग टर्म का होराइजन है। सो 3 चीजें, जो रिस्क एपिटाइट ज्यादा है, वो मार्केट की पूरी फंक्शनिंग को समझते हैं और उनका लॉन्ग टर्म का व्यू है। अगर आप उस इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं तो मेरा सुझाव होगा कि आप लमसम इन्वेस्ट करें, इक्विटी मार्केट में पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दें। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि लमसम करें, लेकिन उसे 2 या 3 हिस्सों में बांट के करें। तो आप ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि मैं 30% अभी इन्वेस्ट करूंगा, 30% अगले महीने,
ऐसे करके 3-4 इंस्टॉलमेंट में आप उसे अपना पैसा लमसम के रूप में डालेंगे। उसका कारण ये है कि जो रियल सेंस में वेल्थ क्रिएट होती है, वो तब होती है जब आपने इन्वेस्टमेंट किया एक्सट्रीम बेयर फेज में। जब मार्केट बुरी तरह गिर रहा है या गिर चुका है, जब सभी का कॉन्फिडेंस लो होता है, तब आप अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर मार्केट जब चलेगा, आप रियल सेंस में वेल्थ क्रिएट करेंगे। चढ़ते हुए मार्केट में कॉन्फिडेंस आना और फिर आप इन्वेस्ट करना, तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे क्या, लेकिन आप वेल्थ क्रिएट करेंगे नहीं। तो वेल्थ क्रिएशन कब होती है? जब एक्सट्रीम डाउन टर्न में, जब पूरा माहौल खराब है, तब आप में करेज है कि आपने लमसम इन्वेस्ट किया। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो हाई रिस्क एपेटाइट है, मार्केट की पूरी फंक्शनिंग को समझते हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया हो। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं है, आप इतने रिस्क एपेटाइट नहीं है आपकी वगैरह, तो आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको एसआईपी के जरिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको लमसम नहीं करना चाहिए। अगर आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे, विच मीन्स आप कहेंगे कि नहीं अभी तो वॉर पीक पे नहीं है, मार्केट और गिर सकता है फलाना, तो इसमें आप गलत हो सकते हैं। और इसमें अगर आपके रिस्क एपेटाइट सही नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा घबराहट होगी, क्योंकि मार्केट का कितना नीचे गिर सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इन्वेस्टर्स जो रिस्क ले सकते हैं, लमसम करें, मैक्सिमम 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में उसे ब्रेकअप करके लमसम के रूप में करें। जो रिस्क नहीं ले सकते हैं उसको एक्सेप्ट करिए, जबरदस्ती चैलेंज मत करिए अपने आप को कि नहीं मैं रिस्क ले सकता हूं वगैरह। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो रिस्क लीजिए, नहीं है तो एक्सेप्ट करिए और उसे एसआईपी के जरिए या एसटीपी के जरिए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें। लेकिन अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी को बंद कर देना, ये आई डोंट थिंक विल बी अ गुड सजेशन। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो एसआईपी या एसटीपी। ओके और पोर्टफोलियो रिलेटेड क्या अप्रोच होनी चाहिए? आई मीन टू से कि अगर किसी के पास कैटेगरी वाइज एक्सपोजर हो सकता है, मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा हो, लार्ज कैप में कम हो, क्या इस तरीके इस एलोकेशन में भी बदलाव की ज़रूरत होती है इस तरीके के मार्केट में, या फिर जो भी पोर्टफोलियो उसी के साथ स्टिक करें? देखिए, आज की तारीख में अगर आप पूछेंगे तो जो माहौल खराब हुआ है, इसमें लार्ज कैप कंपनीज जो हैं, उनमें असर कम आएगा कंपेयर टू मिड कैप्स, और मिड कैप्स में कम आएगा कंपेयर टू स्मॉल कैप्स। तो अगर ग्रेडेड मैनर में देखें, तो सबसे जो सेफेस्ट एरिया है आउट ऑफ दीज 3 कैटेगरीज इस माहौल में, वो है लार्ज कैप। तो अगर आपको लमसम करना है या एसआईपी करनी है और आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो आप लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन करेंगे, मिड कैप में उससे कम, और उससे और भी ज्यादा कम आप स्मॉल कैप में करेंगे। तो ये मार्केट की वोलेटिलिटी की ग्रेड बता रहा हूं मैं। तो हर एक इन्वेस्टर को बहुत रियलिस्टिकली अपने आप से पूछना है कि आपकी एक्चुअल रिस्क एपेटाइट कितनी है। तो उस हिसाब से लार्ज कैप में ज्यादा सेफ्टी एज कंपेयर टू मिड कैप, और मिड कैप में ज्यादा सेफ्टी एज कंपेयर टू स्मॉल कैप। तो इस हिसाब से आप अपना एलोकेशन तय करें। ओके और इन्वेस्टर्स अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को जब इस तरीके के मार्केट सिचुएशन हो, अपने पोर्टफोलियो के रिस्क और रिटर्न्स को भी क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कोई इस तरीके की स्ट्रैटेजी भी आती है कि ताकि वो एक बैलेंस बना सके रिस्क और रिटर्न के बीच में? यस, इनफैक्ट बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नॉट जस्ट 1 एंड 2। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप एक अच्छी तरह स्ट्रक्चर कर सकते हैं आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। उदाहरण के रूप में अगर हम म्यूचुअल फंड की ऑफरिंग्स ही देखें, इक्विटी हाइब्रिड फंड्स की बात करता हूं मैं, वहां पे आपके पास ऑप्शंस हैं जहां पे इक्विटी आपके पास 20 से 25% होगा, बाकी डेट में होगा। आपके पास ये ऑप्शन है कि 50-50 होगा, आपके पास ये ऑप्शन है कि वो 70-30 होगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। तो जैसी आपकी रिस्क एपेटाइट, उस हिसाब से आप अपनी हाइब्रिड स्कीम्स चूज करें जिसमें ये इक्विटी और डेट का एलोकेशन होता है। आपके मल्टी एसेट फंड्स हैं जिसमें मिनिमम एसेट्स होते हैं, विच इज इक्विटी, डेट एंड प्रेशियस मेटल्स। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक कैटेगरी है डायनामिक एसेट एलोकेशन प्लान, जो बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। उसमें इक्विटी और डेट का एलोकेशन चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट वैल्यूएशन। तो इनफैक्ट बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कोई प्रोडक्ट चूज करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड बाय इटसेल्फ, उनमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स मैं ये मेंटेन करता हूं कि आपको अपना एसेट एलोकेशन प्लान को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना है, विच मीन्स इक्विटी, डेट एंड प्रेशियस मेटल्स का कॉम्बिनेशन बना के चलें। ओके, ठीक है। तो कई इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई हैं मिस्टर रुंगटा ने। यूजुअली आपके पोर्टफोलियो को लेकर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जब मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रहा हो, या फिर क्या एक आइडियल अप्रोच होती है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तमाम बातें बताई गई हैं। और ऐसे टाइम में डेफिनेटली अपनी एसआईपीज नहीं रोकनी चाहिए, खरीदना चाहिए, एक्सपोजर लेना चाहिए, लेकिन स्टैगर्ड वे में, और कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा कहा ही जाता है कि एसआईपी
इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन चलिए, अगर आपके पास कोई और सवाल अगर है मार्केट कंडीशंस को लेकर, आपके पोर्टफोलियो को लेकर, तो डेफिनेटली आप हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिलहाल व्यूअर्स से करते हैं बातचीत, और पहले व्यूअर हमारे साथ मौजूद भी हैं सवाल पूछने के लिए। कैलाश सिंह उत्तराखंड से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। कैलाश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भेजा था पहले, जिसमें मेरी SBI कॉन्ट्रा में 9, SBI स्मॉल कैप 9, SBI लार्ज कैप में 9, और उसके अलावा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 7, IDFC मिड कैप में 7 और एक्सिस स्मॉल कैप में 7। टोटल 48 की SIP है, और पोर्टफोलियो की वैल्यू है 36 लाख। और आपका गोल क्या है? 7 ईयर 2 करोड़ मैम। ओके, 7 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। 36 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 48,000 के सिप कर रहे हैं, और इन्होंने अपना पोर्टफोलियो खुद ही मेंशन कर दिया मिस्टर रुंगटा। SBI के ही 3 फंड है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कॉन्ट्रा 9,000 ईच, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 7,000 HDFC मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप पे 7,000। बताइए इनके फंड चॉइसेस पर राय प्लस इनके गोल पर सलाह, कंसीडरिंग ऑलरेडी 36 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। तो देखिए कैलाश जी, आपका अगर मैं 7 साल के बाद कितना अक्यूमुलेशन होगा, अगर मैं 12% से अनुमान लगाऊं, जो एमफी प्रिस्क्राइब इलस्ट्रेटिव अमाउंट अजम्पशन होना चाहिए, तो आपका जो कॉर्पस बनेगा वो करीबन 1.4 से 1.45 करोड़, तो 1 करोड़ 40 लाख आसपास समझिए। आपका एग्जिस्टिंग मौजूदा जो इन्वेस्टमेंट है उसको अगर हम कैलकुलेट करें 12% से, तो करीबन इतना 7 साल में बनता है आपके पोर्टफोलियो। सो विच मीन अगर 2 करोड़ का चाहिए आपको, तो आपकी SIP आपको बढ़ानी होगी, लेकिन वक्त आपके पास बहुत कम है। ध्यान रखिएगा 7 साल का वक्त है, तो SIP बहुत एग्रेसिवली आपको बढ़ानी होगी। जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, यस, AMC कॉन्सेंट्रेशन है आपके पोर्टफोलियो में। हालांकि स्कीम्स अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या होता है कि जब भी आप कोई भी एक फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हैं, उनका खुद का एक फंड मैनेजमेंट का एक फिलॉसफी होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप एक ही फंड हाउस की 3 स्कीम ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वही फ्लेवर आपकी सारी स्कीम्स में रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब आपके पास 40 से ज्यादा फंड हाउसेज हैं, तो क्यों ना हम अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग फंड हाउसेज को दें, ताकि आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो में मिले। तो उस लिहाज से आपका थोड़ा मैं पोर्टफोलियो में चेंजेस सजेस्ट कर रहा हूँ। 48,000 जो आप इन्वेस्ट करें वो इस तरह करिए, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है वही रख रहा हूं मैं, सिर्फ 4 स्कीम को हम कंटिन्यू करेंगे। SBI कॉन्ट्रा फंड में 9,000, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 15,000, HDFC मिड कैप फंड में 15 एंड एक्सिस स्मॉल कैप में 9,000। अब इसके अलावा आपकी जो स्कीम्स हैं, आप मेरा सुझाव होगा कि आप उसमें से निकल जाएं, एक्सेप्ट फॉर SBI लार्ज कैप। अगर आप SBI लार्ज कैप रखना चाहते हैं क्योंकि आपको टैक्सेशन इंपैक्ट वगैरह नहीं चाहिए रिडेम्पशन पे, तो आप सिर्फ उसको कंटिन्यू करिए, बाकी आप निकल जाइए, और जो आप रिडीम करेंगे वो एग्जिस्टिंग 4 स्कीम्स जिसमें आप कंटिन्यू करने वाले हैं उसमें वापस लमसम के रूप में ही रीइन्वेस्ट कर दीजिएगा। तो गोइंग फर्दर आपकी 4 स्कीम्स एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे। एक SBI लार्ज कैप में आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो वैसे का वैसा रहेगा। तो गोइंग फर्दर आपका कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो हो जाएगा। ओके, और क्योंकि इन्होंने अपने गोल की बात की है, इनका जो गोल रहेगा वो 2 करोड़ का है, और इस राशि से जैसे आपने कैलकुलेशन के हिसाब से बताया, इन केस ये स्टेप अप करते हैं या एलोकेशन इंक्रीज करते हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो इन्हीं फंड्स में इवनली करें, और अपने गोल को हासिल करना हो इन्फ्लेशन को काउंट करके, तो कितना एडिशनल आपके हिसाब से लगभग और पैसे लगाने होंगे इनको? तो यस, अगर दीपाली बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये एग्जिस्टिंग स्कीम्स काफी हैं, इनमें और कोई इन्हें जरूरत नहीं है कि भाई और स्कीम्स जोड़ें। अगर हम कैलकुलेशन करके आप चाहते हैं कि भाई अगर 48,000 की जगह कितना करना है, तो मेरे हिसाब से करीबन 90,000 रुपए आसपास आएगा, अगर इन्हें अपना पूरा पोर्टफोलियो अक्यूमुलेट करना है 2 करोड़ का। सिर्फ ध्यान रखिए 7 साल का टाइम होराइजन है, तो इसमें जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट ओवर लॉन्ग टर्म मिलता है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 7 साल तक निवेशित रहेंगे, अगले साल जो SIP के रूप में पैसे जाएंगे वो सिर्फ 6 साल है उसके लिए। तो 7 साल का जो टाइम होराइजन है उसमें अमाउंट बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट इतना नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से लगभग 90,000 रुपए अगर महीने का इन्वेस्ट करें तो शायद 2 करोड़ तक पहुंच जाए, क्योंकि होराइजन 7 इयर्स का है यहाँ से, इसीलिए जो शॉर्टफॉल पड़ रहा है 50-60 लाख का आपके टारगेट में, उसको पूरा करने के लिए आपको राशि डेफिनेटली डबल अप करनी पड़ेगी कंसीडरिंग टाइम। बाकी आपको बताया गया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप,
HDFC मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, यही 4 फंड्स रखिए एक्टिवली। SBI लार्ज, SBI स्मॉल में जो एक्यूमुलेशन हुआ है उसको होल्ड कीजिए, नई सिप्स ना करें। 15,000 डालिए फ्लेक्सी कैप में, पराग पारिक के 15,000 HDFC मिड कैप में, 9,000 एक्सिस स्मॉल कैप और SBI कॉन्ट्रा में। बात करते हैं अगले व्यूअर से। दिनेश हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए बिहार से। दिनेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी जी मैडम नमस्कार। हेलो, क्या क्वेश्चन आपको बताए? जो हम फंड लिए हैं देखिए वो सही है, इसमें कुछ चालू रखना चाहिए फिर बदलाव है इसमें? जो पोर्टफोलियो आपने भेजा है उसके मुताबिक आपके पास लगभग 9 फंड्स हैं। जी 9 फंड है, अभी चालू है। 10,350 की सिप है और 1,14,000 की आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू। और जो आपने डिटेल भेजी थी उसके मुताबिक 12 से 15 साल में जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ का है और सालाना स्टेप अप करेंगे 10% का, करेक्ट? जी 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 मैडम। पोर्टफोलियो मिस्टर रुंगटा मैं आपको इनका बता देती हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,000 रुपए महीना, 1500 डाल रहे हैं ये। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप 1200, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 इंडेक्स में 1100 एडलवाइज बिजनेस साइकिल, 1000 डाल रहे हैं अगेन एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर ICICI मल्टी एसेट में, 550 मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में और 500 HDFC फ्लेक्सी कैप में। क्या सजेशंस इनके पोर्टफोलियो को लेकर? सो दिनेश जी देखिए, 10,350 अगर आप महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको 9 स्कीम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये नहीं कि भाई आप कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है 9 स्कीम की। क्योंकि समझिए, जब भी आप कोई भी एक स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं वो स्कीम इनवेरिएबली वो अंडरलाइन उनके पास 30 से 40 कंपनी में इन्वेस्ट होता है। तो 10,000 रुपए अगर आपको निवेश करने होते तो 3 स्कीम बहुत हुई, उससे ज्यादा आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूरत ही नहीं है। आप डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे अपने आप में एक सरदर्द बढ़ा रहे हैं कि इतनी स्कीम्स को आपको रखनी है, फिर उसके कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अननेसेसरी मैनेज करनी पड़ेगी। तो आपकी 9 स्कीम्स में से 3 स्कीम चूज कर लेता हूं और उसी हम कंटिन्यू करने की सलाह दूंगा मैं आपको। HDFC फ्लेक्सी कैप में 4,000 करिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इंडेक्स फंड में 3,000 और ICICI मल्टी एसेट फंड में 3,350। इन 3 स्कीम्स के जरिए आपको वो पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा जो आप इन 9 स्कीम से चाह रहे हैं। तो 9 स्कीम्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब दूसरा सुझाव ऑफ कोर्स ये है कि आप आगे जाते हुए 3 स्कीम्स रखेंगे और बाकी स्कीम्स को आप रिडीम कर लीजिए, बंद कर दीजिए, रखिए भी मत। ये नहीं कि मैं फ्रेश पैसा नहीं डालूंगा लेकिन पुरानी रहने देता हूँ, वो करके कोई एडिशनल फायदा नहीं है। आप उसे कंसोलिडेट कर लीजिए। हाँ, 2 स्कीम्स हैं जो आप नहीं रिडीम करें और रख भी लें तो ठीक है। वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड। इन दोनों फंड्स में आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना करें, इन दोनों को रखे रखे जैसा है। इसके अलावा जो 3 स्कीम SIP कर रही है उसे रखिए और उसके अलावा जितनी है वो सारी रिडीम करके आप 3 स्कीम्स में ही उसे री इन्वेस्ट कर दीजिए। आपके गोल्स पे आते हैं। आपने कहा कि आपको 12 से 15 साल बाद 1 करोड़ चाहिए, लेकिन जो करंट इन्वेस्टमेंट है इसको अगर हम 12% से अनुमान लगा के कैलकुलेट करें तो आपको करीबन 58 लाख रुपया जैसे आ सकता है 15 साल बाद। 1 करोड़ चाहिए। ये अच्छी बात है कि आपने कहा कि आप 10% का स्टेप अप हर साल करेंगे, तो ठीक है, आप बहुत करीब आ जाएंगे अपने टारगेट के, लेकिन पूरा होते हुए मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो जब आपको मौका मिले एडिशनल लमसम डालिए या SIP को और अग्रेसिवली बढ़ाइएगा तो आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और मिस्टर हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ बने हुए हैं जो आपकी सभी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं। और अगले व्यूअर हमारे साथ मनचंदा भट्ट फरीदाबाद से कनेक्टेड है। मनचंदा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पोर्टफोलियो की जो मैंने आपके अपने भेजे हैं, पोर्टफोलियो भेजा मैंने आपको, इसमें मेरे 5 तो SIP हैं और 2 मेरे लमसम है। राइट। एक मेरा JM का फ्लेक्सी कैप है लमसम में और एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप कंजम्पशन फंड है। करेक्ट। और ये क्या जानना चाहते हैं आप? एक तो जानना चाहते हैं कि ये जो मेरे फ्लेक्सी कैप 2 हो गए तो ये दोनों रखने चाहिए, कोई हटा देना चाहिए इसमें से। और एक मेरे को 10 साल का टारगेट चाहिए कि अगर मैं इन्हीं फंड में रहूं या इनमें कोई ऐड या माइनस करूं तो किसको करूं? ठीक है। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी? मेरी 15 के आसपास, 15 लाख के आसपास। ओके, ठीक है। पूछ लेते हैं आपके सवाल पर क्या राय रहेगी मिस्टर रुंगटा की। पहले तो इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ जहाँ पर एक्टिवली ये SIP कर रहे हैं। वो इनके पास 5 फंड्स है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको ब्लू चिप, HDFC फ्लेक्सी कैप, क्वांट मिड कैप और SBI कॉन्ट्रा। 5 में 8,000 की
SIP कर रहे हैं। टोटल SIP इनकी 40,000 रुपये महीने की है। 1 लाख लमसम इन्होंने JM फ्लेक्सी कैप में डाला है और 50,000 लमसम है मोतीलाल ओसवाल वाले कंजम्पशन फंड में। टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की 15 लाख है। 10 साल का नजरिया है। अब इनका सवाल ऑफ कोर्स एक तो यही है कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है अगले 10 सालों के हिसाब से और कितना इकट्ठा कर पाएंगे 10 सालों में। प्लस एक फ्लेक्सी कैप HDFC का है जहां पर सिप कर रहे हैं और एक फ्लेक्सी कैप JM का है जहां पे लमसम डाला हुआ है। तो ये भी जानना चाहते हैं कि दोनों फ्लेक्सी कैप रखे क्या। तो दीपाली देखिए, लमसम और SIP के लिए आपको अलग अलग स्कीम्स रखने की जरूरत नहीं है। सो भट्ट साहब ध्यान रखिए, अगर आप कोई स्कीम में SIP कर रहे हैं और बीच में कभी आपका मन किया लमसम डालने का, तो आप उन्हीं स्कीम्स में आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका ध्यान में रखते हुए आपका पोर्टफोलियो थोड़ा हम कंसोलिडेट करते हैं ताकि आगे जाते हुए आपका जो भी एक ही सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे। तो ये सही कहा आपने कि फ्लेक्सी कैप में 2 है, रखना कि नहीं। तो मैं आपको सिर्फ बता दूं आगे जाते हुए कौन सी स्कीम्स हम इन्वेस्ट करने की सलाह दे रहे हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप में 10,000 की SIP करिए। कैनरा रुबैको ब्लू चिप फंड में 5,000, SBI क्वांट्रा फंड में 10,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। सो आपके पास मिड कैप फंड क्वांट का है और मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड है। सो फोलियो आपके पास ऑलरेडी है मोतीलाल ओसवाल का, मैं उसमें आपको मिड कैप फंड दे रहा हूँ विच इज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसमें 10,000, तो फोलियो वही रहेगा, स्कीम दूसरी दे रहे हैं। स्मॉल कैप में मैं एक नई स्कीम आपको दे रहा हूँ, वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। तो इन 5 स्कीम्स से आप आगे जाते हुए इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा अगेन जितना आपका इन्वेस्टमेंट दूसरी स्कीम्स में आप रिडीम कर सकते हैं और उन्हें री इन्वेस्टमेंट लमसम के रूप में इन्हीं 5 स्कीम में करिए ताकि आपका कंसोलिडेट हो जाएगा। जो आप पूछ रहे थे कि भाई अगले 10-15 साल के लिए आपको किस तरह से पोर्टफोलियो बनाना है, तो इस तरह से बना के चलिए और अगले साल इस पोर्टफोलियो को फिर से एक बार रिव्यू करिएगा। ध्यान रखिए जो भी आप रिडेम्पशन करेंगे और री इन्वेस्ट करेंगे, तो रिडेम्पशन पे जो भी कैपिटल गेन्स का इंपैक्ट होगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वो लगेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आप पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं और आगे जाते हुए कंसोलिडेटेड मोड में जाना चाहते हैं, ये एक्सरसाइज फुल्ली वर्थ इट है। ओके, तो क्लियरली आपको बताया गया है कि आपको क्या करना है अपने पोर्टफोलियो में। और जैसे लमसम भी आप डाल रहे हैं, एक्टिव सिप कर रहे हैं, एक ही फंड रख सकते हैं जैसे बताया गया आपको। लेकिन फिलहाल अगर आपके पोर्टफोलियो जो बदलाव है वो आप नोट कर लीजिए। 2 फंड से आपको निकलने की सलाह दी गई है जिसमें स्मॉल कैप है कैनरा रुबैको का और क्वांट मिड कैप है। बाकी भी आपको थोड़ा सा रीएलोकेशन करने की जरूरत है अपने अमाउंट की। नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए, जहां पर आप 10,000 डाल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप और SBI कॉन्ट्रा में 5,000, कैनरा रुबैको ब्लू चिप और बंधन स्मॉल कैप में। सवाल इतने ही लेंगे, शो को समेटने का वक्त है। मिस्टर रुंगटा से लेकिन पूछ लेते हैं उनके टॉप 4 फंड्स। बताइए मिस्टर रुंगटा। देखिए दीपाली, मैं आपको एक जेनरिक पोर्टफोलियो बना के देता हूं जिसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप वगैरह, मल्टी कैप भी आ जाएगा। तो ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, सो बेसिकली निफ्टी की 50 कंपनियों में इक्वल एलोकेशन है। पराग पार एक फ्लेक्सी कैप जो लार्ज कैप ओरिएंटेड ही है लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप जिसमें लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप तीनों आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। एंड व्हाइट ओक मिड कैप फंड। सो आपको इन 4 इन्वेस्टमेंट्स के जरिए सारे मार्केट सेगमेंट में एलोकेशन होगा विद लार्जर एलोकेशन इन लार्ज कैप, मिड कैप में उससे कम एंड स्मॉल कैप में उससे और भी कम। ओके, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स, आपकी स्क्रीन पर नोट कर लीजिए और इन फंड चॉइसेस के साथ पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर रुंगटा शो में आने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।